सो वेल गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा मानवा जो कि लिटरली एक मास्टरपीस है। मुझे पता है तुमने अपने लाइफ में काफी सारे मानवास को देखा होगा, बट आई बेट ये मानवा देखने के बाद ये तुम्हारा पर्सनल फेवरेट मानवा बनने वाला है। मुझे पता है तुमने काफी सारे मानवास को देखा है जिसमें से कुछ अच्छे नहीं होते हैं और कुछ हाँ ठीक ठाक होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। बट गाइज उसके ऊपर भी एक और टाइप का मानवा होता है जो कि लिटरली मास्टरपीस होता है। तो हाँ, ये मानवा एक मास्टरपीस ही है। इस मानवा की उत्पत्ति आज के लगभग 15 साल पहले हुई थी, पर इसके बावजूद भी इसे पूरी यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, ना तो हिंदी में ना तो इंग्लिश में किसी ने भी एक्सप्लेन भी नहीं किया है। तो हाँ, तुम्हारा ब्लडी भाई से करने वाला पहला बंदा बनेगा। सो गाइस चलो ये मानव स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं, इसके पैनल्स थोड़े से फ्लैशी टाइप के नहीं है जो कि तुम डेली रेगुलर मानवास में देखते हो। इसके पैनल्स तुम्हें थोड़े से कॉमिक टाइप के लग सकते हैं, बट इसका आर्ट स्टाइल और इसकी स्टोरी लिटरली नेक्स्ट लेवल। तो फिर ठीक है, चलो फिर तुम्हारा बिना थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट मानवा यानी फैंग शियान जी, इसे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस स्टोरी में हमारा वर्ल्ड वो दो रेलम्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हेवन रेलम और दूसरा होता है लोअर रेलम यानी हमारा अर्थ। हेवन रेलम में काफी सारे पावरफुल गॉड्स रहते हैं, जिसमें से एक सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड जिसका नाम तियान होता है। और लोअर रेलम यानी अर्थ में यहाँ पर काफी सारे इंसान और काफी सारे एम्परर्स रहते हैं, और इन ह्यूमंस के बीच काफी ज्यादा पावरफुल एम्परर जिसका नाम जी झाऊ होता है वो भी रहता है। वो सांग जो कि एक टेरिटरी है उसका एम्परर होता है, और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का फादर भी। पहले तो यहाँ पर सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था जब तक कि ह्यूमंस यानी लोअर रेलम के एम्परर्स जब तक एम्परर्स देवताओं की तरफदारी करते थे और उनके इशारों पर नाचते हुए उन्हें जो सारी चीजें चाहिए थी वो उन्हें देते थे। पर जब कई पीढ़ियों बाद जी झाऊ यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर जब इन्होंने देवताओं का आदेश मानने से इनकार कर दिया, तो इसी के बाद ह्यूमंस और गॉड्स के बीच एक जंग छिड़ जाता है। और जंग छिड़ने के बाद रियल स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ देवताओं को लगता था कि वही सबसे सुप्रीम है और वो ह्यूमंस को सिर्फ अपना एक पपेट समझते थे। पर जब बैटल होता है तो वो ह्यूमंस की ताकत, खासकर जी झाऊ की ताकत जब देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। उन्हें लिटरली बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ह्यूमंस इतने ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। हालांकि गाइस गॉड्स ये लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसी के कारण जी झाऊ यानी एम्परर ऑफ सांग और हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर वो मारे जाते हैं। पर उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि मैं इन देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हालत में मैं इनसे रिवेंज लेकर रहूंगा। तो इस स्टोरी में हम यही देखने वाले हैं कि आखिर कैसे हमारे यमसी इन कमीने देवताओं से रिवेंज लेता है, और आखिर कैसे देवताओं ने जितना आंका था ह्यूमंस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं। तो फिर यही सारी चीजें हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो फिर चलो बिना किसी बकवास के सीधे इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो वेल गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बुढ़ऊ को देखते हैं जिसके ऊपर एक वल्चर जैसा क्रिएचर वो बैठा होता है। साथ ही वो चलते चलते एक जगह यानी झाओ जी में पहुंच गया था जो कि सांग टेरिटरी का कैपिटल है। इस बुढ़े को यहाँ पर पहुंचने के बाद सारे लोग उसे बुरी तरीके से घूरने लगते हैं। साथ ही में एक बच्चा उसे देखकर कहता ये सचमुच कितना ज्यादा बदबूदार है। पर उसके जस्ट ये कहने के बाद उसकी माँ उसके मुंह को पकड़ लेती है और उसे कहती है कि अपनी जुबान संभालो। वो बुढ़ा उस बच्चे की तरफ काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से स्माइल करते हुए देखता है, पर उसकी माँ वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और अपने बच्चे की तरफ से उससे माफी मांगने लगती है। हम देखते हैं बुढ़ऊ जिस गलियारे से होकर जा रहा था वहाँ पर सारे लोग उसे काफी ज्यादा डरे हुए थे और उसे बिल्कुल डर की निगाहों से देख रहे थे। और फिर कुछ देर बाद वो बुढ़ा काफी देर चलने के बाद एक पैलेस के सामने पहुंच जाता है जो कि सांग टेरिटरी के एम्परर यानी जी झाओ का महल होता है। वो उस पैलेस को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था और कुछ देर बाद वो पैलेस के अंदर भी एंटर करता है। हम देखते हैं उस पैलेस में उसके सामने एम्परर जी झाओ लेटे हुए होते हैं और उन्हीं के साथ उनके काफी सारे मंत्री और काफी सारे गार्ड्स भी होते हैं। वो बुढ़ा एम्परर को देखकर कहता है, एम्परर ऑफ सांग, फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। सारे सोल्जर्स और एम्परर के सारे मंत्री उस बुढ़े को वहाँ पर काफी ज्यादा घूर कर देख रहे थे। वो बुढ़ा भी वहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है यह संदेश वाहक का काम। संदेश वाहक मतलब गाइस मैसेंजर, जो कि गॉड्स के मैसेज को ह्यूमंस तक लाते हैं। वो कहता है ये काम ये काफी ज्यादा कठिन और सचमुच काफी ज्यादा थका देने वाला है। एम्परर, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से एक संदेश देने आया हूँ। मैंने संदेश को सिर्फ आप तक पहुँचाने के लिए लगातार बिना थोड़ा सा भी रेस्ट किए लगातार 30 दिनों तक चला हूँ। खैर, ये तियान का एक संदेश है गाइस। तियान जो कि देवताओं में सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड है। हाँ, देवता मतलब गॉड, ये तुम लोग समझ जाना। ये तियान का एक संदेश है जो कि संदेश नहीं, आप इसे देवताओं का आदेश भी मान सकते हैं। इसीलिए मेजेस्टी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। एम्परर उसकी बात सुनते हैं और वो कहते हैं चलो बोलो। फिर वो बुढ़ा बोलना स्टार्ट करता है। वो कहता है मेजेस्टी, पिछले 6000 वर्षों तक आपकी इस कंट्री यानी सांग ने देवताओं की सेवा की है और सांग देश का योगदान देवताओं के प्रति अनगिनत है। लेकिन जब से आपने गद्दी संभाली ऐसा लगता है कि आपका देवताओं के प्रति थोड़ा सा झुकाव कम हो गया है, इसलिए गॉड्स को आप पर थोड़ा सा डाउट होने लगा है। ये कहने के साथ वो बुढ़ा अपने पास एक बकरी का खाल निकालता है जिस पर एक मैप बना होता है। वो कहता है हालांकि गॉड्स आप पर डाउट करने लगे हैं, लेकिन इसका समाधान अभी भी किया जा सकता है। इस बकरी के खाल में कई सारे प्लेसेस हैं जिन पर आपको ड्रिल करना है, इसलिए महाराज कृपया अपना बेस्ट ट्राई करें और मर्यादा का पालन करें। इसके बाद बगल में खड़ा एक सोल्जर वो इसके पास आता है और इस बुढ़े के हाथ से वो बकरी का खाल ले लेता है और उसे ले जाकर सीधे एम्परर को देता है। एम्परर भी वहाँ पर बिना मन के उस मैप को देखते हैं और वो कहते हैं एक नया ड्रिल करना है। हर साल इसे पूरा करने के लिए हम लगभग 10,000 सैनिक जुटाते हैं, और आखिर आप ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि हम गॉड्स की इच्छा पूरी करने के लिए इतने सारे सैनिकों को जुटा पाएंगे। वो बुढ़ा एम्परर के सामने
सामने अपना सर झुकाते हुए और थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, महाराज ये सच है। हालांकि भले ही आपके कंट्री यानी सांग में इतने सारे सैनिक ना हो, लेकिन आपके पड़ोसी देश वहाँ पर काफी सारे सैनिक हैं। पश्चिम में झोउ टेरिटरी, उत्तर में कियांग टेरिटरी और दक्षिण में जियांग टेरिटरी। ये लोग भी काफी ज्यादा सुविकसित हैं। तो फिर अभी तक इसीलिए उन्हें ये समझाना बाकी है कि देवताओं का सेवा करने का क्या अर्थ होता है। एम्परर इसकी बातें सुनते हैं और इसे काफी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों में देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तियान ने मुझे आदेश दिया है कि मैं इन देशों के खिलाफ युद्ध लड़ूं और उनके संसाधनों को जब्त कर लूं। बुढ़ा हंसते हुए कहता है, महाराज आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। आपकी वीरता का इस लोअर रेला में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अगर बात 10,000 सैनिक जुटाने की है तो आप वो सिर्फ एक ही झटके में कर सकते हैं और आसपास के सारे देशों को बिल्कुल चुटकी में हरा सकते हैं। ये एक शाही अवसर है। ऐसा करने के बाद आप लोअर रेला में एक ऐसे एम्परर बनेंगे जो कि पूरे रेलम पर राज करेगा और एक विशाल जनसंख्या को गॉड्स के अधीन कर देगा, जिससे गॉड्स आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रसन्न होंगे। इस बुढ़े की ऐसी बातें सुनकर झाऊ वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, देवता इनका लालच पहले से ही पागलपन से भ्रष्ट हो चुका है। वो बुढ़ा भी इनकी बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है। एम्परर कहते हैं, सांग राजवंश की स्थापना के बाद मेरी 30 पीढ़ियों ने लगातार गॉड्स की सेवा की है, पर इसके बाद भी वो अभी तक हमसे खुश नहीं हुए और अब उन्हें ये चाहिए। आखिर क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो बुढ़ा एम्परर के सामने अपना सर झुकाते हुए और डरते हुए कहता है, महाराज मैं यहाँ पर काफी ज्यादा उलझन में हूँ। ह्यूमन स्वाभाविक रूप से गॉड से डरते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनकी सेवा करने के लिए ह्यूमंस को किसी कारण की जरूरत है। आपके पूर्वजों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का समानता पूर्वक पालन किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पूर्वजों के विरासत को धोखा देने की योजना बना रहे हैं। उसकी बातें सुनने के बाद एम्परर उस बकरी के खाल को उसको अपने हाथों में काफी जोर से पकड़ने लगते हैं। एम्परर कहते हैं, हाँ मेरे पूर्वजों ने अभी तक गॉड्स की सेवा की है, लेकिन अब मैं उन्हें फॉलो नहीं करूंगा। अब नए नियम मैं बनाऊंगा। हम गॉड्स के पपेट नहीं है जो कि बेवकूफों की तरह उनकी सेवा करें। ये कहने के साथ हम एम्परर को देखते हैं, वो उस बकरी के खाल को जिसमें वो मैप बना होता है वो उसे जलते हुए आग के अंदर डाल देते हैं, जिससे वो मैप वो जलकर राख हो जाता है। उसे जलाने के बाद एम्परर ऐलान करते हुए कहते हैं, सांग के लोग देवताओं की सेवा करते करते वो थक चुके हैं और इसीलिए मैं ये ऐलान करता हूँ, आज के बाद वो अपनी जिंदगी खुद जिएंगे। उन्हें किसी के भी अंदर झुककर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। आज से वो स्वतंत्र है। तो फिर इसीलिए 60 वर्षीय जुआन चाई, जो कि जिस बुढ़े का नाम होता है, आज से आप लगातार अपने पैरों का यूज कर लगातार 30 दिनों तक चलेंगे और मेरा ये मैसेज जाकर तियान को बताएंगे कि आपसे हम उनके गुलाम नहीं हैं। इसी के साथ गाइज यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स और जितने भी मंत्री होते हैं वो लोग भी काफी ज्यादा हैरानी के साथ एम्परर को देख रहे थे, क्योंकि लिटरली उन्होंने इस मोमेंट पर लिटरली गॉड्स को चैलेंज कर दिया था। वो बुढ़ा भी एम्परर की बातें सुनने के बाद अपना सर ऊपर उठाकर वो डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहता है, महाराज कृपया इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि तियान किसी भी ऑफेंसेस को माफ नहीं करता। अगर अभी भी आप पीछे मुड़ जाएं तो आप एक अच्छे शासक बन सकते हैं, पर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से विनाश आपका इंतजार कर रहा है। एम्परर भी इसे काफी ज्यादा गुस्से में स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मैंने अपना मन बना लिया है और अपनी ये गंदी बातें बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर गाइज यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं एक बच्चा एक ऊबड़ खाबड़ शेल्टर के नीचे अपने कपड़ों को बदल रहा था। और गाइज हाँ, यही लड़का हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो अपने कपड़ों को चेंज करते समय अपने मन में सोच रहा था कि आखिर फादर गॉड से फाइट क्यों करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो पागल हो गए हैं, क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही गॉड से फाइट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये पूरी तरह से उनकी गलती है कि हम वर्तमान में इस स्थिति में पहुंच गए हैं। गाइज जिस समय हमारा एमसी वो अपने फादर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि पहला उन्होंने गॉड्स को चैलेंज कर दिया था और दूसरा वो अपने फादर से बात भी नहीं करता था, क्योंकि 2 साल पहले हमारी एमसी की टाउन में एक स्लेव से फाइट हो गई थी और उस फाइट के दौरान गलती से उस स्लेव की आंखें चली गई। जिसके बाद गई जब एमसी के फादर को ये बात पता चली तो उन्होंने बीच चौराहे पर इसको लटका दिया और इसे कोड़े से खूब पीटा। बीच बाजार में इसे कोड़े मारने के बाद ये दर्द से बेहोश हो गया। पर इसके बाद गई जिसके फादर ने इसके मुंह पर पानी डाला ताकि ये होश में आ जाए, और जब हमारा एमसी होश में आया तब इसके फादर ने इसे फिर मारा और तब तक इसे मारा जब तक इसकी चमड़ी नहीं फट गई और इसका मांस फूलकर एकदम चौड़ा नहीं हो गया, जिसके निशान गाइज हम एमसी के पीठ पर अभी तक भी देख सकते हैं। एमसी को लगता है कि वो मेरी परवाह नहीं करते, इसलिए इसने डिसाइड किया है कि वो अकेले भी रह सकता है, उसे किसी को भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें कहती वो अपने कपड़ों के ऊपर एक वेस्ट को भी पहन लेता है। वो कहता है मैं खुद की देखभाल कर सकता हूँ। वो उस हाउस के अंदर से थोड़ा सा झांक कर बाहर देखता है। बाहर काफी सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो काफी तेज चिल्ला रहे थे कि सैनिक झोउ यहाँ पर आ गए हैं, इसलिए अपनी संपत्ति को छिपाओ और जमीन में गाड़ दो और साथ ही साथ औरतों के चेहरों पर कीचड़ लगा दो। गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि झोउ सैनिक वो इनके ऊपर अत्याचार ना करें, क्योंकि इस मोमेंट पर झोउ सैनिकों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है। बाहर काफी सारे लोग काफी तेज तेज चिल्ला रहे थे कि झाओ के सैनिक हमारे टाउन के अंदर एंटर कर चुके हैं और अब झाओ जी ये खतरे में है। गाइस हाँ, यहाँ पर मैं तुम्हारा थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूं। झाओ जी ये सांग यानी इस टेरिटरी का कैपिटल है और झाओ ये एक कंट्री है और झाओ कंट्री के सैनिकों ने झाओ जी यानी सांग के कैपिटल पर अटैक कर दिया है। सो गाइस अभी तक जिन्हें ये भी समझ में ना आया वो सिर्फ इतना समझ लें, झाओ जी ये इस कंट्री यानी सांग का कैपिटल है और झाओ वो एक दूसरी कंट्री है और जी झाओ वो इस कंट्री के एम्परर हैं, यानी हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी ज्यादा ऊंचे टावर के ऊपर एक
बंदे को देखते हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के चाचू होते हैं, जिनका नाम होता है जीयू। वो कहते हैं जाओ जी, यानी ये कैपिटल ये जल्दी ही तबाह हो जाएगा। साथ ही में हम उसी टावर के ऊपर एक लेडी को देखते हैं जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदर होती है। वो जीयू का जवाब देते हुए कहती हाँ, अगर यही भाग्य है तो हम इसे इनकार नहीं कर सकते। आज रात जो कुछ भी हो सकता है, मैंने उसके लिए ऑलरेडी अपना दिल तैयार कर लिया है। वैसे जीयू, मैं तुम्हें देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम आखिर पिछले वर्षों में कहाँ थे? जीयू कहता मैं सच कहूँ तो मैं उन दिनों में बेघर था और बिना घर के इधर उधर भटक रहा था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की मदर, जिनका नाम डाजी होता है, वो कहती है तुम हेवन के नीचे सबसे कुशल स्वॉर्डमैन हो। झाओ जी के अंदर मैंने तुम्हारे कारनामों के बारे में काफी कुछ सुना है। उस दिन जब तुम बिना एम्परर से कुछ भी कहे यहाँ से चले गए थे तो मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद आती थी। जीयू कहता हूँ मुझे भी, पर जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मैं तुरंत ही वापस यहाँ पर दौड़ा चला आया कि क्या यह सचमुच होने वाला है। डाजी कहती हाँ ये सच है, देवताओं के साथ झाओ के सैनिक वो हमारे कैपिटल के ऊपर लगातार बिना दया के हमला कर रहे हैं। हमारे सैनिक भी इन हमलों को प्रतिरोध करने में असमर्थ हैं। इसलिए अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हम एक हताश लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ पर हमारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं, यानी हमारा हारना तय है। जियो इनकी बातें सुनने के बाद वो कहता नहीं, आपकी बातें सही है, पर आपको वर्तमान स्थिति के बारे में भी पता होना चाहिए। गॉड्स जो चाहते हैं वो हमारा कैपिटल नहीं बल्कि एम्परर है, यानी उनका रियल टारगेट हमारी टेरिटरी नहीं बल्कि एम्परर है। पर चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ। पर गाइस डाजी यहाँ पर अपने एम्परर को छोड़कर जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ये निर्णय उन्होंने उसी क्षण कर लिया था जब उन्होंने एम्परर के साथ रहने का चुनाव किया था। डाजी इनकी काइंडनेस की सराहना करती है, पर यहाँ से जाने के मामले में ये साफ इनकार कर देती हैं। जीयू यहाँ पर एक बार उन्हें फिर से मनाने की कोशिश करता है। वो कहता है डाजी अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से एम्परर के साथ आप भी मर जाएंगी। तो क्या आप यही चाहती हैं कि आप भी यहाँ पर मर जाएं? डाजी इसकी बातें सुनने के बाद वो बिना किसी हेसिटेशन के कहती है हाँ, मैं मरना पसंद करूंगी, पर अपने एम्परर को छोड़कर जाना नहीं। जीयू भी इनकी बातें सुनने के बाद वो अपना सर घुमा लेता है और वो अपना सर नीचे झुकाते हुए कहता सचमुच मैं एम्परर से नफरत करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक बंदे को देखते हैं जिसके साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक वुल्फ भी होता है। और गाइस यही बंदा एम्परर वू होता है। एम्परर वू जो कि झाओ का एम्परर है। मैं फिर से बता दूं, झाओ एक टेरिटरी है जिसका एम्परर वू यानी ये बंदा है, और इसी ने ही हमारे प्रोटैगनिस्ट के फादर यानी जी झाओ उनकी टेरिटरी पर अटैक किया है। वो यहाँ पर खड़े होकर झाओ जी यानी सांग के कैपिटल को देख रहा था। वो उसे देखकर अपनी निगाहें गड़ाते हुए कहता है झाओ जी आगे है। पीछे से हम उस बुड्ढे को भी देखते हैं जो कि हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में एक मैसेज लेकर जी झाओ के पास आया था। वो इसे बधाई देते हुए कहता है एम्परर वू, आज आपकी सफलता का दिन होगा और आपको इन लोगों का विनाश करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपने तियान के आदेशों का पालन किया है, इसी के साथ इस एरोगेंट एम्परर का सर्वनाश करने के बाद पूरी दुनिया आपके गुणों को जान जाएगी। साथ ही में आपको हेवन से तियान जी का टाइटल भी दिया जाएगा। पर गाइस खैर, एम्परर वू को उसे इन सारे टाइटल्स वगैरह में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। उसने सांग के ऊपर सिर्फ इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो देवताओं की बात ना मानकर उनसे पंगे नहीं लेना चाहता था। साथ ही में इस माहौल को देखकर हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्परर वू का गॉड से कुछ और भी डील हुआ है। एम्परर वू कहता भी है कि मुझे किसी भी प्रकार के टाइटल की जरूरत नहीं है, बस एक बार ये बैटल खत्म हो जाए उसके बाद मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। वो बूढ़ो भी कहता हाँ जरूर, गॉड जो भी वादा करते हैं उसे वो पूरा करते हैं। साथ ही में वो काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है गॉड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। एम्परर वो भी कहता हूँ मुझे उम्मीद है वो अपने वचन पर कायम रहेंगे। इसके बाद वो अपने सोल्जर्स की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है झाओ के वॉरियर्स, तुम अपना घर छोड़कर लाखों मील यात्रा कर चुके हो, और क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ये कौन सी जगह है? वो सारे सैनिक भी कहते हैं हाँ हमें पता है, ये झाओ जी है, वो जगह जहाँ पर सांग के लोगों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है। ये जमीन हमारी पूरी लोअर रेलम की सबसे समृद्ध जमीन है, खजाने और सोने की एक ऐसी जमीन जिसके बारे में हमारे देश के लोगों ने कल्पना तक नहीं की होगी। और हमें ये भी अंदाजा नहीं है कि इन लोगों के पास कितने सारे रेयर आइटम्स और कितने सारे रेयर ब्रीड्स हो सकते हैं। हाँ ब्रीड मतलब गाइज एनिमल्स के ब्रीड। एम्परर वो कहता है हाँ वो तो है, पर उसी के साथ एक और चीज, और वो चीज है इस देश की औरतें। वो इतनी ज्यादा हॉट हैं कि मानो वो हेवन से आई हो। 10 दिन और 10 रात तुम उनके साथ भरपूर मजा कर सकते हो। यहाँ की औरतें, उनके साथ कितना भी मजा कर लो वो मानो थकती ही नहीं है। वो की बातें सुनने के बाद इसकी जितने भी ठरकी सोल्जर्स होते हैं मानो उनके मुंह से बिल्कुल लार टपकने लगता है। वो लोग डेविल की तरह हंसते हुए कहते हैं हाँ अब तो काफी मजा आएगा। एम्परर वो इसके बाद अपने लोहे का मुखौटा पहनने लगता है। वो उसे पहनते हुए कहता और हाँ सिर्फ इतना ही मत सोचना कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही है। हम सारे लोगों ने यहाँ पर जो भी परिकल्पना की है इस जगह पर उन चीजों से भी बढ़कर बहुत कुछ है जो कि बस कुछ ही कदम दूर है। फिर वो अपने सोल्जर से दोबारा चिल्लाते हुए पूछता है तो फिर तुम लोग क्या करोगे? वो सारे सोल्जर्स भी बिल्कुल डेविल की तरह चिल्लाते हुए कहते हैं हाँ हम सारी चीजें ले लेंगे, सब कुछ जो कुछ भी हमें मिलेगा हम सब कुछ ले लेंगे, और हम यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको बुरी मौत मारेंगे। वो कहता हाँ कुछ भी नहीं, सांग के लोगों के पास जो कुछ भी है आज रात वो हमारा होगा। और फिर हाँ गाइस यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर सांग और झाओ के लोगों के बीच ऑलरेडी बैटल स्टार्ट हो गया था। सारे सोल्जर्स एक दूसरे को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। दोनों पक्षों में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। पर खैर इसके बावजूद भी झाओ के सोल्जर्स सांग के सोल्जर्स के ऊपर भारी पड़
रहे थे। इधर दोनों पक्षों के बीच घमासान बैटल वहाँ गेट पर हो रही थी। और उसी के साथ हम दूसरी तरफ अंदर का सीन देखते हैं। हम अंदर देखते हैं सारे लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए थे। वो काफी ज्यादा डरे हुए और चिल्लाते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, भाइयों जाओ, सैनिक शहर में घुस गए हैं, एक दूसरे की सुरक्षा करो और अपनी संपत्ति को छुपा दो। वो हमसे हमारी संपत्ति और हमारी औरतें चुरा लेंगे। वो सारे लोग अपनी संपत्ति और अपनी औरतों को बचाने में लगे हुए थे। इसी बीच वहीं पर कई सारे लोग एम्परर झाओ को भी ब्लेम कर रहे थे। वो सारे लोग कहते हैं ये सब एम्परर की गलती है, हमें सचमुच सारे गेट्स को खोल देना चाहिए और झाओ वॉरियर्स को एम्परर को मारने की अनुमति दे देनी चाहिए। गाइस, इस मोमेंट पर एम्परर झाओ की प्रजा खुद अपने ही एम्परर के खिलाफ ही खड़ी हो गई थी। साथ ही में हम वो गैंग को देखते हैं जो कि घर के पास छुपकर इन सारे लोगों की बातों को सुन रहा था। साथ ही में इन दोगले लोगों की बातों को सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है फादर ने देवताओं के साथ युद्ध की घोषणा की थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारे लोग वो फिर से गुलाम बने। इसके बावजूद भी जिन्होंने इन कमीनों के बारे में सोचा ये उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। फादर, आप बिल्कुल गलत थे, आपके लोग वो गुलाम बनना ही डिजर्व करते हैं और वो इसी में खुश थे। खैर, ये सारे कमीने यहाँ पर ये सारी बातें कर रहे हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं भी यहाँ से निकल जाऊँ। ये कहकर हमारा MC पीछे की तरफ मुड़ता है और यहाँ से जाने ही वाला था, पर तभी वो गैंग के सामने एक बुढ़ा आ जाता है जो कि बिल्कुल मरियल और जोम्बी टाइप का दिख रहा था। और वो बुढ़ा सच में कोई जोम्बी नहीं बल्कि इन्हीं के कबीले का एक बंदा था। वो गैंग को देखने के बाद कहता है, तुम एम्परर के बेटे हो, है ना? मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था जब तुम्हारे फादर तुम्हें उल्टा लटकाकर बीच बाजार में पीट रहे थे। वो गैंग इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे भी पता था कि ये कमीना मेरे सामने किस इंटेंशन से खड़ा है, इसलिए वो वहाँ पर बिना थोड़ा भी समय गवाए वहाँ से भागने लगता है। पीछे से ये कमीना भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है और चिल्लाते हुए कहता है, इसे पकड़ो, यही एम्परर का बेटा है। सारे लोग भी जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बिल्कुल वो गैंग की तरफ देखने लगते हैं जो कि काफी तेज वहाँ से भाग रहा था। वो सारे लोग भी उसकी तरफ उंगली करते हुए और काफी ज्यादा चिल्लाते हुए कहते हैं, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। सारे लोगों से भागता देख उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्योंकि वो गैंग वो अब चारों तरफ से घिर चुका था, इसलिए वो अपने पास से एक छोटा सा खंजर निकालता है और वो अपने चारों तरफ काफी ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है। कोई भी मेरे पास मत आना, मैं मार दूंगा। ये कहते हुए वो अपने इस छोटे से खंजर को अपने चारों तरफ काफी तेजी से घुमा रहा था ताकि कोई भी बंदा उसके करीब ना आए और उसे पकड़ ना सके। पर तभी वहाँ पर अचानक से होता है बुम। एक बंदा एक फावड़ा लेकर वो गैंग के सर पर काफी जोर का मारता है जिससे वो गैंग तुरंत ही जमीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके सर से वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड वगैरह भी निकल रहा था, पर उसके ऊपर वहाँ पर कोई भी रहम नहीं करता है। वो गैंग इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी एक बंदा वो चिल्लाते हुए कहता है, ये मेरा शिकार है। वो उसके सर के बालों को पकड़कर वो उसे हवा में टांग लेता है जिससे वो गैंग को वहाँ पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें झाओ के सैनिकों को दे दूं तो मैं अपना सामान बचा सकूंगा। पर तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर में छीना झपटी मच जाती है। हाँ, यहाँ पर किसी भी सामान या किसी भी पैसे को लेकर नहीं बल्कि वो गैंग को लेकर। वो सारे लोग कहते हैं, नहीं, इसे पहले मैंने देखा था, ये मेरा है। दूसरे लोग कहते हैं, नहीं, इसे पहले मैंने देखा था। ऐसे कर सारे लोग वहाँ पर बुरी तरीके से छीना झपटी मचा देते हैं और वहाँ पर हर कोई यही चाहता था कि वो गैंग को झाओ के सोल्जर्स को मैं सौंपूं ताकि वो मुझे बख्श दें। वो सारे लोग इस चीज को लेकर वहाँ पर इतना ज्यादा पागल हो गए थे कि वहाँ पर कई सारे लोग ये तक भी कह रहे थे कि ये मेरा शिकार है, मुझे सिर्फ इसका सर चाहिए। पर तभी वहाँ पर काफी तेज एक घोड़े के पैर की आवाज आती है जिससे सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखते हैं उनके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं एम्परर झाओ आ गए थे। वो इन सारे कमीनों से कहते हैं, खुद को बचाने के लिए एक बच्चे पर झपटना और चिल्लाना, क्या हमारा साम्राज्य तुम्हें इस चीज की अनुमति देता है? तुम सारे कमीनों को तो शर्म आनी चाहिए। वो सारे लोग भी बिल्कुल एम्परर को देखकर वहाँ पर फ्रीज हो गए थे। किसी के भी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो अपने ही लोगों को कहते हैं, अगर तुम झाओ के सैनिकों को खुश करना चाहते हो तो आओ और मुझे बांधो, मेरे बेटे को नहीं। क्यों, क्या हुआ? मैं यहीं पर हूँ, आ जाओ और मुझे बांध लो। पर गाइस, खैर उन सारे लोगों में से किसी की भी इतनी तक हिम्मत नहीं थी कि वो एम्परर झाओ के सामने बोल सके, और बांधना ये तो काफी ज्यादा दूर की बात है। वो सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर हक्का बक्का खड़े थे। एम्परर उनसे कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? अगर तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मुझे बांध सको तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। उनकी जस्ट कहने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे बिल्कुल कायरों की तरह वहाँ से भागने लगते हैं। जमीन पे पड़ा वो गैंग भी उन्हें भागता देख रहा था। फिर धीरे से वो भी जमीन से उठने लगता है। उसके फादर वो गैंग को देखकर उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं, वो गैंग, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपने मॉम के साथ रहो? वो गैंग कहता है, आपने कहा था, पर मैं भी सांग का एक मेंबर हूँ और मैं इसे घर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता, मैं भी लड़ सकता हूँ। इसकी बातों को सुनकर एम्परर वो कहते हैं, हाँ वो तो मैंने देखा, जब तुम अपने ही टाउन के बुजुर्ग बुढ़ों से नहीं निपट सकते तो तुम झाओ के सोल्जर से क्या खाक लड़ोगे? चलो अब मैं तुम्हें अंतिम बार कहता हूँ, यहाँ से दफा हो जाओ। वो गैंग के बगल में खड़ा एक सोल्जर वो भी कहता है, यंग मास्टर, मुझे लगता है कि आपको एम्परर की बात माननी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कियोस मचा हुआ है और अगर आप घर नहीं गए तो आपकी मॉम चिंतित हो जाएंगी। हालांकि वो गैंग का वहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, इसलिए वो सोल्जर को बिल्कुल अपनी गड़ी निगाहों से देखने लगता है। सोल्जर कहता है, यंग मास्टर प्लीज बात को समझिए, आपकी मॉम, उन्हें आपकी जरूरत है। वो गैंग भी सोल्जर की बातें सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो फाइनली मान जाता है और वो वापस जाने लगता है।
साथ ही में एम्परर वू और उनके काफी सारे सोल्जर्स वो गेट की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ से वापस जाते हुए वो गैंग वो अपने सोल्जर्स को भी देखता है। वो सारे लोग भी काफी ज्यादा फ्रीली वहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप नेक्स्ट बार आइएगा। कई सारे सोल्जर्स उससे ये भी कहते हैं, यंग मास्टर अपना ध्यान रखिए। वो अपने सोल्जर्स के चेहरों को काफी ज्यादा ध्यान से देखता है और उसे उन पर कोई भी डर नहीं दिख रहा था। सोल्जर्स के साथ उसके फादर भी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। वो अपने फादर और इन सारे सोल्जर्स को भी देखकर कहता है, क्या इन्हें मौत का खौफ नहीं? और मुझे जाते हुए फादर ने मुझे विदाई तक नहीं दी। ये सारी चीजें कहने के बाद फाइनली वो गैंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वो गैंग के वहाँ से जाने के बाद उसके चाचू को देखते हैं, जो कि अपने ब्रदर यानी एम्परर जी झाओ उनके बगल वाली छत पर खड़ा होता है। साथ ही में वो एम्परर झाओ से कहता है, आप एक अच्छे फादर नहीं हैं और शायद एक अच्छे एम्परर भी नहीं। जियो को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं। वो सारे लोग एक दूसरे से कहते हैं, क्या तुमने उसे देखा? वो तो एम्परर का छोटा भाई है। और क्या तुमने उसके बारे में सुना था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था? दूसरे कहते हैं, हाँ, 8 साल पहले उन्होंने अपने सक्सेसर के अधिकार को त्याग दिया था और इसे त्यागने के बाद वो देश विदेश भटकने लगे और इसी दौरान वो हमारे पूरे इस वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द फेमस स्वॉर्डमैन भी बने। वहाँ पर कई सारे सोल्जर्स ये भी कहते हैं, हाँ, वो एक लेजेंड है जिसने एक गॉड तक को भी मार डाला था। एम्परर वो भी उसे देखकर कहते हैं, जियो तो तुम फाइनली वापस आ गए। जियो मुझे पक्का यकीन था तुम मेरे साइड से फाइट करने के लिए वापस जरूर आओगे। वहीं जियो एम्परर की बातों का जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर वापस आया हूँ पर तुम्हारे साइड से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर मैं तुम्हारा सर काट कर देवताओं को दे देता हूँ तो यह फाइट यहीं पर खत्म हो जाएगी और बचे हुए बाकी के लोग वो चैन से जी पाएंगे। अपने छोटे भाई की बातों को सुनकर एम्परर जी झाओ कहते हैं, चलो अब नाटक करना बंद करो। मुझे पता है मैं और तुम हम दोनों देवताओं से नफरत करते हैं। जियो वो दबे मन से कहता, हाँ, मुझे देवताओं से नफरत है पर उसी के साथ मुझे उस व्यक्ति से भी नफरत है जो कि सांग के लोगों की जान की परवाह नहीं करता। उस साल जब मैंने अपने थ्रोन की अपॉर्चुनिटी को आपको सौंपा था या झाओ जी को छोड़ा था तो मैंने आपसे एक वादा करने के लिए कहा था कि आप सांग के लोगों की किसी भी हाल में सुरक्षा करेंगे। लेकिन उसी के अपोजिट अगर मैं इस सिचुएशन को देखूं तो सांग के लोग वो इस समय काफी ज्यादा खतरे में हैं और काफी ज्यादा कष्ट भी झेल रहे हैं। तो एम्परर वो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एम्परर भी बिल्कुल जोश में कहते हैं, जियो मुझे पता तुम्हें सांग के लोगों की चिंता है पर अगर हमारी ये ग्रेट सांग का नेशन देवताओं के अधीन अगर कुत्ते की तरह जिंदगी जीनी पड़े तो मुझे लगता है कि इस तरह से जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता है अब तक सांग में जितने भी एम्परर्स आए हैं उनमें से किसी में भी देवताओं के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझ में है और मैं उनके खिलाफ जाऊंगा। मैं कभी भी गुलाम बनकर और आनंद पूर्वक होने का नाटक नहीं कर सकता और अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ और आपको गुलाम रहना ही पसंद है तो आप मुझे मार सकते हैं। जियो भी इनकी बातों को सुनने के बाद कहता है, सचमुच आप बिल्कुल भी नहीं बदले। गाइस जियो वो अपने ब्रदर को वहाँ पर दोबारा से समझाने की कोशिश करता है, एम्परर प्लीज बात को समझिए, आप यहाँ पर मारे जाएंगे। पर गाइस खैर वही दूसरी तरफ एम्परर बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो फिर से वहाँ पर काफी ज्यादा तिरछी निगाहों से देखते हुए कहते हैं, मैं फिर से कहना चाहूंगा कायर यहाँ से दफा हो जाएं। पूरी क्राउड भी वहाँ पर एम्परर की बातें सुनने के बाद बिल्कुल मानो पागल हो जाती है। वो सारे लोग बिल्कुल वहाँ पर नारा लगाने लगते हैं, हम लड़ेंगे, हम उनसे लड़ेंगे, मौत तक लड़ेंगे। एम्परर भी इन सारे लोगों को देखकर कहते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, तो फिर चलो उनका खात्मा करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम गेट का सीन देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज्यादा घमासान बैटल चल रहा था। इधर एम्परर वो भी सोच रहा था बाहरी सुरक्षा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और स्काउट्स के अनुसार कैसल के अंदर ऑलरेडी डिफेंस काफी ज्यादा वीक है। तो फिर एम्परर झाओ भले ही तुम्हारे पास कितना भी साहस हो तुम इस बैटल को कभी भी नहीं जीत सकते, क्योंकि किसी भी बैटल को खाली साहस से नहीं जीता जा सकता। हमारी विक्ट्री तो तभी से ही तय थी जिस समय से हमने आपके ऊपर अटैक किया था। इधर इस टकले बूढ़ों को भी लग रहा था कि झाओ सैनिक वो सचमुच अनबीटेबल हैं। आज इस रात के बाद ये पूरा वर्ल्ड एम्परर वू का होगा। बुढ़ा ये सारी चीजें अपने मन में सोच रहा था। उधर बगल में खड़े एम्परर वू को भी देखते हैं, वो थोड़ा सा वहाँ पर डाउट में था क्योंकि काफी ज्यादा वक्त बीत गया था, लेकिन फिर भी उसने गॉड से रिलेटेड कोई भी इन्फोर्समेंट नहीं देखा था। तो हाँ गाइस मुझे पता है तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा कि आखिर क्यों एम्परर वू यहाँ पर थोड़ा सा डाउट में था कि वो भी एम्परर वू को इस बैटल को जीतने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गॉड्स के यहाँ पर आने का कोई भी साइन नहीं दिखा था। इधर वो बुढ़ा थोड़ा सा दिलासा देते हुए कहता है, एम्परर वू आप चिंता मत कीजिए, मैं तो सिर्फ गॉड्स का एक दूत हूँ। सचमुच गॉड्स का मूड समझना ये काफी ज्यादा मुश्किल काम है। आमतौर पर वो ह्यूमंस के बैटल में दखल अंदाजी नहीं करते, क्योंकि गाइस यहाँ पर गॉड्स और ह्यूमंस में सिर्फ उतना ही फर्क है जितना कि एक हाथी और चींटी में होता है। लेकिन एम्परर वू आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं श्योर हूँ अगर जरूरत पड़ी तो गॉड्स यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि उन्हें ह्यूमंस की लड़ाइयों में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी पास्ट की कई लड़ाइयों में ह्यूमंस के बीच गॉड्स ने दखल अंदाजी की है। वो कहता है, हाँ मैं समझता हूँ, गॉड्स का लास्ट टाइम कोई और नहीं बल्कि एम्परर झाओ है ना? वो बुढ़ा भी कहता है, हाँ डेफिनेटली, जो कोई भी गॉड्स के खिलाफ जाएगा उसे मरना ही होगा। ये दोनों कमीने वहाँ पर सारी बकचोदियां कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ पर अचानक से झाओ के सोल्जर्स की काफी तेज मरने की आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर ये दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और ये दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा चौंकते हुए जब मुड़कर गेट की तरफ देखते हैं और जब ये मुड़कर देखते हैं तो एम्परर झाओ वो
झाओ के सोल्जर्स को बिल्कुल मक्खियों की तरह वाइप आउट कर रहे थे, जिसे देखकर वो भी अपने मन में सोचने लगता है, इस बंदे ने मेरे कई सारे वॉरियर्स को अकेले ही मक्खियों की तरह वाइप आउट कर दिया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यही सांग का एम्परर होगा। सांग के लोग भी जब अपने एम्परर को यहाँ पर देखते हैं तो उनका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो सारे सोल्जर्स और भी ज्यादा अग्रेसिव होते हुए कहते हैं, झाओ के सोल्जर्स, हमारे एम्परर फाइनली यहाँ पर आ गए हैं, तो अब तुम लोगों को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम सबको मरना ही होगा। एम्परर झाओ भी लिटरली इसके सोल्जर्स को यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहे थे। झाओ के सोल्जर्स अपने ही सोल्जर्स को इतना ज्यादा ब्रूटली मरता देख दूर खड़े जो सोल्जर्स थे वो लोग भी अपने बो का यूज कर एम्परर झाओ के ऊपर अपने एरो से अटैक कर देते हैं, पर वो सारे सोल्जर्स एम्परर झाओ का बाल भी बाका कर पाते इससे पहले पलक झपकते ही एम्परर झाओ का ब्रदर यानी जियो उनके बीच में आ जाता है और एक ही पल में उन सारे लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। बाकी के सोल्जर्स भी जियो को देखकर कहते हैं उसे घेर लो और यहाँ से जाने मत देना, पर पलक झपकते ही एम्परर झाओ दोबारा से वहाँ पर आ जाते हैं और इन सारे सोल्जर्स को बिल्कुल गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। सारे सोल्जर्स को मारते हुए वो काफी तेज चिल्ला भी रहे थे। वो काफी तेज चिल्लाते हुए एम्परर वू से कहते हैं, तो एम्परर वू, तुम्हें गॉड्स का पालतू बनने में कैसा लग रहा है? मुझे उम्मीद है तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा। वहीं पर एम्परर वो भी इनका जवाब देते हुए कहता है, अहंकारी एम्परर झाओ, तुम सचमुच अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं करते। गॉड्स को नाराज नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि मैं उनकी तरफ से यहाँ पर आया हुआ हूँ तुम्हें खत्म करने के लिए। पर गाइस खैर, एम्परर वू इसके सारे सोल्जर्स को मक्खियों की तरफ वाइप आउट करते हुए और इसके सोल्जर्स को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारते हुए वो कहते हैं, मुझे नहीं पता कि गॉड्स की इच्छा क्या है, लेकिन वो मेरे लोगों पर अत्याचार कर मुझसे मेरी मानवता छीन रहे हैं। मैं इस दुनिया में गुलाम बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं तुमसे अलग हूँ। तो इसलिए एम्परर वू, अगर तुम मेरे रास्ते में आने की कोशिश करोगे तो फिर गॉड्स के साथ तुम्हें भी मरना ही होगा। तुम लिटरली इतना ज्यादा गिर गए हो कि तुमने जस्ट अपने फायदे के लिए अपने पूरी प्रजा को देवताओं को बेच दिया है। एम्परर वो भी झाओ की बातें सुनकर वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, झाओ अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हें मरना होगा और तुम्हें कोई भी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। झाओ भी यहाँ पर लगातार वो के साइड बढ़ते जा रहे थे। वो भी चिल्लाते हुए कहते हैं, तो फिर ठीक है एम्परर वू, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के बाद झाओ वो के साइड काफी तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे, पर तभी अचानक से उनके रास्ते में एक गॉड आ जाता है और वहाँ पर आकर एम्परर झाओ का रास्ता रोक लेता है। सारे लोग भी उस गॉड को अचानक से वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और एक पल के लिए मानो बिल्कुल फाइट वहाँ पर रुक ही गई थी। उनमें से काफी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि लिटरली आखिर ये बंदा है कौन, जिसके जस्ट आने के बाद ही मानो यहाँ के आसपास की पूरी धरती ही हिल गई। एम्परर झाओ भी उसे देखकर कहते हैं, तो फिर फाइनली वो लोग आ ही गए। हम देखते हैं उस गॉड को जो कि लिटरली बिल्कुल हल की तरह लग रहा था। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहता है, सांग एम्परर झाओ, अपनी मौत को स्वीकार करो। और फिर गाइज हाँ, यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं